नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हम डिस्कशंस कर चुके थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस का हिस्सा है। यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के जो स्टेजेस है 4, उन 4 स्टेजेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और यहाँ से आपका प्रश्न आना तय है। यहाँ से आपके प्रश्न जो भी आएंगे वो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से डिटेल में और मेन पॉइंटों पर बात करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कोशिश हमारी यही है कि आपका जो सेट सिस्टम है वो पूरा का पूरा आपको समझ भी आ जाए, जहां से प्रश्न बनते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देने वाले कौन है? जीन पियाजे जी हैं, और इनको हिंदी में हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम इसी पॉइंटों पर बात करेंगे कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में जो भी जीन पियाजे साहब ने दिए हैं आपके लिए, तो उन्होंने जो स्टेजेस दिए हैं वो स्टेजेस कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं। तो देखिए, जो उन्होंने स्टेज दिए हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के, उन्होंने स्टेजेस 4 बताए, यानी कि 4 टाइप्स के स्टेजेस होते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसके 4 चरण होते हैं। तो जानते हैं कि पहला चरण क्या होता है। तो जो फर्स्ट चरण होता है आपका, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज को हम स्टूडेंट्स हिंदी में कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था। तो देखते हैं आपकी स्टेजेस जो होते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, इसका एक नाम होता है संवेदी पेशी अवस्था और दूसरा नाम इसका ये भी हो सकता है संवेदी गामक अवस्था। तो देखिए, हिंदी में ये दोनों नाम से प्रश्न पूछे गए हैं, बट इंग्लिश में अगर आप जानेंगे, जो जीन पियाजे ने खुद से दिया है वो उन्होंने दिया है सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से। तो इसीलिए आप यदि सेंसरी मोटर स्टेज जो इंग्लिश नेम है उसको ध्यान रखते हैं, तो भविष्य में आपको जो है हो सकता है एग्जामिनर आपके साथ शब्दों के साथ खेले और संवेदी पेशी का कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द भी उठाकर ले आए, तो आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि जो बाइलिंगुअल पेपर है उसमें राइट हैंड साइड पर जो इंग्लिश नेम है उसमें आपको सेंसरी मोटर स्टेज मिल जाएंगे। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं या कितने चरण हैं, तो जीन पियाजे साहब ने इसको 4 चरणों में डिवाइड किया है, यानी 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया है। और फर्स्ट स्टेज उन्होंने नाम दिया है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हिंदी में हम संवेदी पेशी अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। चलिए सेकेंड स्टेज पर बात करते हैं। तो सेकेंड स्टेज देखिए, उन्होंने जो बताया है वो ये है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि सेकेंड स्टेज जीन पियाजे के अनुसार कौन सी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें प्री का मतलब होता है पूर्व और ऑपरेशनल का मतलब होता है संक्रियात्मक और स्टेजेस का मतलब है अवस्था। तो सेकंड स्टेज को उन्होंने जो नाम दिया है वो दिया है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेजेस पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज है आपके लिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज तीसरी अवस्था को कहते हैं। तो तीसरी अवस्था क्या है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और कॉन्क्रीट को हम हिंदी में कहते हैं मूर्त। तो मूर्त और ऑपरेशनल का मतलब होता है संक्रियात्मक अवस्था। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को हिंदी में हम जानते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से। आई होप आप थर्ड स्टेज को भी जान गए होंगे। चलिए फोर्थ स्टेज पर बात करते हैं। तो फोर्थ स्टेज में आपसे बताया गया है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को हिंदी में हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये आपकी फोर्थ अवस्था है हिंदी में, और इसी को ही हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। और 2 बार आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, जीन पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? तो वो चौथी अवस्था को कहते हैं। तो ध्यान रखिए आप, अगर हिंदी में आप ध्यान रखते हैं तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और दूसरा होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसको अगर आप इंग्लिश में ध्यान रखते हैं तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से ध्यान रखेंगे। हो सकता है स्टूडेंट्स इन फ्यूचर भविष्य में आपको ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है इसको हिंदी में मैं देवनागरी लिपि में लिख दे, हिंदी में वो लिख दे फॉर्मल इस तरीके से, और ऑपरेशनल और स्टेजेस को वो लिखे स्टेज के तौर पर। तो इस तरीके से हो सकता है वो देवनागरी लिपि में ही इंग्लिश नेम को कन्वर्ट कर दे। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसके हिंदी नेम और इंग्लिश नेम को खासकर अच्छे से ध्यान रखें। अगर भविष्य में आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं और आपके सामने कोई नया शब्द आता है, तो आप बाइलिंगुअल साइड में जाकर इंग्लिश नेम से उस क्वेश्चंस में जो भी आपके डाउट बनते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आई होप आप उनकी चारों स्टेजेस के बारे में समझ पाए होंगे कि 4 स्टेजेस जो उन्होंने बताया अपनी थ्योरी में वो कौन कौन से स्टेज हैं। यहाँ से सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है, और उसमें 4 ऑप्शन होंगे आपके पास।
सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको जाना है कि इसमें सेकंड स्टेज का उन्होंने नाम दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आई होप आप बातों को समझ पाए होंगे। अब हम संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने आपको दी है उनके नाम तो आप जान चुके हैं, बट उन्होंने हर एक स्टेजेस में किस तरीके के कंडीशंस पर बात की है उनके बारे में अब हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं और जानते हैं कि यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसको जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस में डिवाइड किए हैं। तो इसका मतलब स्टेजेस की संख्या कितनी है, तो स्टेजों की संख्या 4 है। तो फर्स्ट स्टेज आपके लिए क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, हिंदी में यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बताया जाएगा संवेदी पेशी अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 4 स्टेजेस हैं। और 4 स्टेजेस में जो पहला स्टेज है उसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हिंदी में संवेदी पेशी अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। और अगर आपसे स्टूडेंट्स यहाँ पर बात की जाए तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। मतलब जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच में होते हैं वो सब सेंसरी मोटर स्टेज में होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो उनका फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, इसके पीछे का रीजन क्या है, इन्होंने इसका नाम सेंसरी मोटर स्टेज ही क्यों रखा, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि स्टूडेंट सेंसरी का मतलब सेंस से है उनका, ठीक है। तो सेंस का मतलब आप जानते हैं कि सेंसेस कितनी होती है हमारे पास, तो सेंसेस होती है 5। कौन कौन से, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इंसान के पास ये 5 इंद्रियां होती है, यानी 5 सेंसेस होते हैं जिसके माध्यम से वो सीखते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार जो सेंसरी मोटर स्टेज उन्होंने नाम दिया है ये सेंसेस की वजह से दिया है। तो उसके बाद उन्होंने दूसरे पॉइंट में बात की है कि सेंसेस के माध्यम से सीखते हैं। मतलब जीन पियाजे मानते हैं कि जो बच्चे जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में होते हैं वो सिर्फ इंद्रियों के माध्यम से ही सीख पाते हैं। अगर उनके पास इंद्रियां नहीं होती तो वो नहीं सीख पाते हैं। और जो इस बीच में समय अंतराल के बीच में जो बच्चे होते हैं वो सभी के सभी बच्चे इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, इसलिए इसको उन्होंने नाम रखा है सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर उन्होंने बताया कि वस्तु स्थायित्वता का गुण पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्वता का गुण किस स्टेज में पाया जाता है। तो वस्तु स्थायित्वता का जो गुण होता है वो फर्स्ट स्टेज यानी सेंसरी मोटर स्टेज में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर वस्तु स्थायित्वता का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि बच्चे जो है, बच्चे के सामने कोई भी चीज आप लेकर आएंगे तो वो यही सोचता है कि वो वस्तु जो है वो स्थिर है, वो कहीं जा नहीं सकता। मान लीजिए कि बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा है और आप उसके साथ कह रहे हैं खिलौना है वो चिड़िया ले गई, तो बच्चे को अभी ये बात समझ नहीं आएगी कि वो खिलौना चिड़िया लेकर भी जा सकती है। उसे सिर्फ यही लगेगा कि जो खिलौना है वो यहीं कहीं पर है। अगर आप उसे बच्चों की नजरों से दूर भी रख देंगे, छुपा भी देंगे, जब भी बच्चे को लगेगा कि जो खिलौना है वो यहीं कहीं है, क्योंकि इस समय बच्चा जो है इतनी अपनी समझ विकसित नहीं कर पाता। इसीलिए जीन पियाजे जी ने फर्स्ट स्टेज को नाम दिया है सेंसरी मोटर स्टेज। आई होप आप बातों को समझ पाए होंगे। यहाँ से सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं, तो आप सीधा सीधा बताएंगे यानी सेंसेस के माध्यम से या इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। आपसे पूछा जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज का समय अंतराल कितना होता है, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष होता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वस्तु स्थायित्वता का गुण किस स्टेज के बच्चों में पाया जाता है, तो वो संवेदी पेशी अवस्था के बच्चों में पाया जाता है वस्तु स्थायित्वता का गुण। और वस्तु स्थायित्वता का मतलब होता है कि वस्तु यहीं पर स्थित है, कहीं पर जा नहीं सकता। यानी बच्चे इस स्टेज में जो भी होते हैं उनको ये पता होता है कि कोई भी वस्तु कहीं भी नहीं जा सकता, वो यहीं कहीं है। ठीक, तो आई होप आप बातों को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेज पर बात करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्टेज पर जीन पियाजे जी ने क्या बताया है। तो सेकंड स्टेज होता है स्टूडेंट्स आपका जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आप जानते हैं दूसरी अवस्था का नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और हिंदी में इसको हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्री का मतलब होता है पूर्व, आप जानते हैं, और ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रियात्मक। इसका मतलब संक्रियात्मक का मतलब होता है क्रिया यानी लॉजिक।
तो बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट्स लॉजिक लगाना अभी नहीं सीख पाते, यानी कि लॉजिक लगाने से पहले की अवस्था है ये। यानी कि आपने कोई बात की और बच्चे उसके आधार पर उससे रिलेट करके कोई दूसरी चीज सीख जाए तो वो लॉजिक कहलाता है। और बच्चे इस समय इतने सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे इस स्टेज में जब होते हैं तो वो लॉजिक लगाना नहीं जानते हैं, यानी कि लॉजिक लगाने से पहले की अवस्था है ये, इसलिए इसका नाम उन्होंने दिया प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट पर उन्होंने बात की है कि जो 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज है स्टूडेंट्स, इसको हम प्ले स्टेज कहते हैं, या फिर इसको इनिशिएटिव स्टेज कहते हैं, या फिर इसको क्वेश्चनिंग स्टेज कहते हैं, या फिर इसको प्री गैंग स्टेज भी कहते हैं। देखिए प्ले स्टेज का मतलब आप जानते हैं खेलने की आयु, तो जीन पियाजे के अनुसार खेलने की आयु कौन सी अवस्था को कहते हैं, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। इनिशिएटिव स्टेज इसका मतलब होता है पहल की अवस्था, यानी किसी भी चीज के बारे में पहल करना या उसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना, तो इसी को पहल कहा जाता है और पहल की अवस्था भी हम इसी स्टेज को कहते हैं। दूसरा इसको क्वेश्चनिंग स्टेज मतलब प्रश्न पूछने की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि जब बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है तो बहुत ज़्यादा प्रश्न करता है। यदि आप देखेंगे या ध्यान करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जब बच्चे 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है तो बच्चा कितने अपने माता पिता को परेशान करता है, या वो बच्चा जिस भी व्यक्ति के पास होता है उससे कितने प्रश्न पूछता है कि मम्मी ये क्या है, ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न इस स्टेज के बच्चे पूछते हैं, इसीलिए जीन पियाजे ने इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज में रखा है, क्योंकि बच्चा इस समय क्या करता है लॉजिक लगाना नहीं सीख पाता है। ऑपरेशन का मतलब आप जानते हैं लॉजिक लगाना, और लॉजिक लगाने से पहले की अवस्था यानी कि इस समय बच्चा लॉजिक नहीं लगा सकता, इसीलिए वो बार बार प्रश्न पूछता है और अपने से बड़ों से यही प्रश्न पूछता है और जानकारी प्राप्त करना चाहता है। प्री गैंग स्टेज मतलब जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है तो बच्चा गैंग भी नहीं बनाता, यानी कि गैंग का मतलब ग्रुप यानी समूह, तो समूह नहीं बनाता। वो ज्यादातर क्या करता है समूह बनाने से पहले की अवस्था है, क्योंकि इस समय बच्चा ज्यादातर घर पर ही होता है और घर के मेंबर्स के साथ ही खेलता है और उन्हीं से वो प्रश्न पूछता है। कोई भी कार्य करने की जो पहल करता है वो भी वो इसी स्टेज में करता है और बच्चे सबसे ज्यादा इस स्टेज में खेलते भी हैं। तो इसीलिए जीन पियाजे ने बताया है कि प्ले स्टेज या इनिशिएटिव स्टेज या क्वेश्चनिंग स्टेज या फिर प्री गैंग स्टेज। स्टूडेंट्स ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि पहल की अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पहल की अवस्था कौन सी है। तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि पहल की अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रश्न की अवस्था कौन सी है, तो वो भी आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री गैंग स्टेज जो है वो भी आपका यही स्टेज सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज को ही कहते हैं। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट बताया उन्होंने इरिवर्सिबिलिटी यानी अविलोम्यता का गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो बच्चे 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होते हैं यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं अविलोम्यता। अविलोम्यता का मतलब होता है स्टूडेंट जैसे सेम सीक्वेंस, मतलब आप बच्चे को अगर एक ही सीक्वेंस में पढ़ाएंगे तो वो पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे 2 × 10 तो आपका 20 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं आपको 3 × 10 कर दूं तो बच्चा समझ जाएगा कि 30 हो जाएगा। 4 × 10 कर दूं तो 40 हो जाएगा। बट 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं इसी सीक्वेंस को बदल दूं तो 10 × 2 कर दूं तो ये बच्चा इस स्टेज में नहीं समझ पाता है, इसीलिए इसको कहा गया है अविलोम्यता। अगर यहाँ पर बच्चा दोनों ही सीक्वेंस से सीख जाता तो उसको हम कहते हैं विलोम्यता यानी रिवर्सिबिलिटी। तो सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इरिवर्सिबिलिटी का गुण जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में पाया जाता है। तो इरिवर्सिबिलिटी का जो गुण है वो दूसरी अवस्था में यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में बताया स्टूडेंट्स एनिमिज्म यानी जिसको हिंदी में हम कहते हैं जीववाद। तो जीववाद का गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो एनिमिज्म का गुण प्रदर्शित करते हैं इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों को इक्वली मानते हैं। मान लीजिए जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है और आप देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो खिलौने के साथ खेलता है। अब मान लीजिए जो गर्ल्स होते हैं वो क्या करते हैं गुड्डे और गुड़िया यानी डॉलों के साथ खेलते हैं। अब जो डॉल है वो नॉन लिविंग थिंग है, बट इस स्टेज में जो बच्चा होगा वो उस नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग
थिंकिंग ही समझते हैं। तो इसी शब्द को कहा जाता है एनिमिज्म यानी जीववाद। तो यहाँ से सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जीववाद का गुण प्रदर्शित करते हैं कौन सी अवस्था के बच्चे। तो चारों स्टेज आपके सामने होंगे। तो जीववाद का जो गुण है वो किस स्टेज के बच्चे प्रदर्शित करते हैं, तो वो सेकंड स्टेज के बच्चे प्रदर्शित करते हैं, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे। इस समय जो बच्चे होते हैं वो जीवित और अजीवित में डिफ्रेंशिएट अंतर नहीं कर पाते हैं। वो अजीवित को भी क्या समझते हैं, जीवित प्राणी समझते हैं। तो इसी वजह से इसको नाम दिया गया है जीववाद। तो जीववाद का गुण प्रदर्शित करते हैं सेकेंड स्टेज के बच्चे। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ईगोसेंट्रिज्म, जिसे हम कहते हैं अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता का गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इस स्टेज में जब बच्चे होते हैं वो अहम केंद्रिता का गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब होता है, एग्जाम्पल है इसका, सिर्फ अपनी खुशी चाहते हैं। यानी कि जब बच्चे इस स्टेज में होते हैं तो बच्चे को सिर्फ अपनी खुशी से मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आप बच्चे को कहीं पर घुमाने के लिए ले गए या कहीं मेले में ले गए। अब बच्चा एक खिलौना देखा तो उस खिलौने को लेना चाहता है। अब सपोज कीजिए कि आपके पास उस समय पैसे नहीं है और आप उस बच्चे को पैसे ना होने की वजह से वो खिलौना खरीद के नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन बच्चा क्या करेगा, सिर्फ रोएगा और वो आपसे खिलौना मांगेगा। वो आपकी प्रॉब्लम को इस समय नहीं समझेगा क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम वो समझ पाए। और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो आपकी प्रॉब्लम भी समझ सकता है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि बच्चे इस समय क्या करते हैं, अहम यानी खुद को केंद्र में रखते हैं। यानी जब बच्चा खुद को केंद्र में रखता है तो सिर्फ वो खुद की खुशी से मतलब होता है, उसे दूसरों की खुशी से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए ये कहते हैं इस स्टेज को ईगोसेंट्रिज्म यानी अहम केंद्रिता। और अहम केंद्रिता का गुण किस स्टेज के बच्चे प्रदर्शित करते हैं, तो वो सेकंड स्टेज के बच्चे प्रदर्शित करते हैं। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपसे बताता है कि वस्तु स्थायित्वता का गुण प्रदर्शित करते हैं। देखिए, वस्तु स्थायित्वता, वस्तु स्थायित्वता का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु यहीं पर स्थायी है, यानी कि यहीं पर स्थित है, वो कहीं जा नहीं सकता। और इस किस स्टेज के बच्चे ये गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी वस्तु स्थायित्वता का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो जो प्रदर्शित करते हैं वस्तु स्थायित्वता का, वो करते हैं दूसरी अवस्था के बच्चे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए दो बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, यानी 2 से 7 वर्ष के बीच में है, और एक बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में। मान लीजिए वो 1 वर्ष का बच्चा और एक बच्चा 3 वर्ष का है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो 1 वर्ष का बच्चा है वो संवेदी गामक अवस्था में है, और जो 3 वर्ष का बच्चा है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। अब क्या होता है, मान लीजिए कि उस बच्चे ने खिलौना दिखाया है, जो छोटा बच्चा है 1 साल का, उसको, तो वो बच्चा उस खिलौने से खेल रहा है। अब मान लीजिए कि वो बच्चा उस खिलौने को लेना चाहता है। अब जो छोटा बच्चा है जो 3 साल का है, वो क्या करता है, उस खिलौने को ऊपर लेता है और ऊपर फेंकने की कोशिश करता है, मतलब फेंकने की बातें करता है और कहता है कि खिलौना तो चिड़िया ले गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो 3 साल का बच्चा है उसने वस्तु स्थायित्वता का गुण प्रदर्शित कर दिया और वो पीछे अपने छुपा देता है। अब जो छोटा बच्चा होता है उसको आप यदि कहेंगे कि बस जो खिलौना तो वो चिड़िया ले गई, तो वो इस चीज को अभी नहीं समझेगा। तो उसको लगेगा कि जो वस्तु है या जो खिलौना है वो यहीं कहीं पर स्थित। ये फर्क होता है कि वस्तु स्थायित्वता का गुण पाया जाता है तो वो फर्स्ट स्टेज के बच्चे में पाया जाता है। यानी कि जो 1 वर्ष का बच्चा है वो सिर्फ यही सोचता है कि वस्तु यहीं कहीं स्थित है, इसीलिए वस्तु स्थायित्वता का गुण पाया जाता है फर्स्ट स्टेज में। लेकिन वस्तु स्थायित्वता को जो उस छोटे बच्चे ने, 3 साल के बच्चे ने जो प्रदर्शित करके दिखाया, वस्तु को पीछे रख दिया और कहा चिड़िया ले गई, तो ये जो छुपाने वाली आदत है ये प्रदर्शित कौन से स्टेज के बच्चे कर रहे हैं, तो ये सेकंड स्टेज के बच्चे कर रहे हैं, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे। तो ये पॉइंट मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में भी लिखवाया है, फर्स्ट स्टेज में, कि वस्तु स्थायित्वता का गुण पाया जाता है पहली अवस्था में। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि वस्तु स्थायित्वता का गुण प्रदर्शित करते हैं, तो वो सेकंड स्टेज वाले बच्चे करते हैं। आई होप आप बातों को समझ पाए होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करना। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस स्टेज के बच्चों में पाया जाता है और वस्तु स्थायित्वता का गुण किस स्टेज के बच्चे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज एक्विजिशन स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है तो उसका लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा का जो अर्जन है वो प्रारंभ हो जाता है इस स्टेज के बच्चों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर ध्यान रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या बताता है कि सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण का गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी केंद्रीकरण का मतलब होता है कि बच्चे सिर्फ एक ही तरीके से सोच सकते हैं, यानी कि केंद्रीकरण का मतलब होता है एक ही तरीके से सोचना।
तो जो बच्चा सेकेंड स्टेज में होता है यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो वो लॉजिक लगाना नहीं सीखता है। तो जब वो लॉजिक लगाना नहीं सीखता है तो बच्चा सिर्फ एक ही तरीके से चीज़ों को सीख सकता है, जैसा मैंने आपको बताया। इसीलिए यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्रीकरण का गुण जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था के बच्चे प्रदर्शित करते हैं। तो केंद्रीकरण यानी सेंट्रेशन का गुण जो है वो सेकंड स्टेज के बच्चे प्रदर्शित करते हैं। मतलब बच्चे सिर्फ एक ही तरीके से सोच सकते हैं, वो अलग अलग तरीके से नहीं सोच सकते। आई होप आप बातों को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं इस स्टेज में। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इमिटेशन करते हैं। इमिटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट नकल करते हैं। तो यहाँ से सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था के बच्चे नकल करते हैं। तो नकल करते हैं दूसरी अवस्था के बच्चे यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे जो है वो नकल करते हैं। आई होप आपने ये सारे पॉइंट देखे होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे अगर आपसे आसान क्वेश्चन बनाने की बात करें या आसान क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपसे पूछा जा सकता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे जीन पियाजे ने दिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं, तो वो 4 अवस्थाएं हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पहली अवस्था कौन सी है या दूसरी अवस्था कौन सी है। तो ये स्टूडेंट्स आसान क्वेश्चंस होते हैं, बट जो डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था के बच्चे भाषा को अर्जन करना शुरू कर देते हैं। तो भाषा को मतलब अर्जन करना मतलब सीखना प्रारंभ किस स्टेज के बच्चे कर देते हैं। तो भाषा को जो अर्जित करते हैं वो दूसरी अवस्था के बच्चे कर देते हैं शुरू। तो यहाँ से इस तरीके से डेप्थ से क्वेश्चन बनते हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वस्तु स्थायित्वता का गुण प्रदर्शित करते हैं किस अवस्था के बच्चे, तो आप बताएंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे। तो स्टूडेंट्स आज आपने देख लिया होगा कि जो हम स्टेजेस को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं वो किस तरीके से करने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे के किस तरीके के जो थर्ड स्टेज है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को भी देखते हैं। जो आपका थर्ड स्टेज होता है आप जानते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में हम इसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो तीसरी अवस्था है उसका नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इस स्टूडेंट्स यहाँ पर मूर्त यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इन्होंने इसका नाम क्यों रखा है, तो आप देखेंगे जो ऑपरेशन का मतलब होता है लॉजिक, तो लॉजिक लगाना, ठीक। तो ऑपरेशन का मतलब होता है लॉजिक लगाना, और लॉजिक मतलब कैसी चीजों के बारे में, जो कॉन्क्रीट चीज। मतलब मान लीजिए कि जब बच्चा होता है 7 से 11 वर्ष, यानी कि इस स्टेज का पहला पॉइंट मैं ले लेता हूं, 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे इस स्टेज में होते हैं। यानी आपके आसपास जो भी बच्चे 7 से 11 वर्ष की अवस्था में हैं वो जीन पियाजे के अनुसार तीसरी अवस्था में है, जिसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए इस स्टेज का नाम इनका मूर्त संक्रियात्मक रखने का क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य यह है कि जो ऑपरेशन होता है इसका मतलब होता है लॉजिक लगाना, और लॉजिक कैसी चीजों के बारे में लगाना, जो चीजें मूर्त हो। मूर्त का मतलब होता है स्टूडेंट्स, कॉन्क्रीट का मतलब होता है जो चीजें आपके समक्ष उपस्थित है। अब मान लीजिए कि जब बच्चा इस स्टेज में होता है और आप बच्चे के सामने वो चीज रखेंगे तभी वो उसके बारे में सोच सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए बच्चा 7 से 11 वर्ष के बीच में है और बच्चे ने कभी जीवन में हेलीकॉप्टर नहीं देखा है, तो आप उसके सामने हेलीकॉप्टर की बात करेंगे तो नहीं समझ पाएगा। जब आप उस हेलीकॉप्टर को उसको दिखाएंगे या तो साक्षात या फिर किसी मोबाइल में, किसी भी टीवी में, टेलीविजन में, कहीं पर भी आप दिखाएंगे हेलीकॉप्टर को और उससे आगे बात करेंगे हेलीकॉप्टर के बारे में, तो वो चीजों को सोचना शुरू कर देगा क्योंकि उसने हेलीकॉप्टर को देख लिया है। अगर वो हेलीकॉप्टर को नहीं देख पाता तो फिर वो उसके बारे में कभी नहीं सोच सकता था। तो जो चीजें वो एक बार देख लेता है उसके बारे में ही बच्चा लॉजिक लगा सकता है या सोच सकता है। जो चीज उसने कभी नहीं देखा उसके बारे में वो इस समय सोच नहीं सकता। इस अवस्था को जीन पियाजे ने नाम दिया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हिंदी में हम जानते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका मतलब आप समझ पाए होंगे, जो बच्चे 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होते हैं वो इस स्टेज में होते हैं, थर्ड स्टेज में, जिसका नाम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त संक्रियात्मक का मतलब ये होता है कि इस स्टेज में जब बच्चा होता है तो वो उन्हीं चीजों के बारे में सोचता है जो चीजें उसने पहले कभी देखा हो। जो चीजें उसने कभी पहले नहीं देखा वो उसके बारे में सोच नहीं सकता। आई होप आप बातों को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया कि लॉजिक लगाना सीख जाता है, यानी कि इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए गैंग एज या फिर प्ले एज कहते हैं, यानी कि जो तीसरी अवस्था है आपका उसको
जीन पियाजे ने गैंग एज भी कहा है या फिर प्ले एज भी कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि जो प्ले एज है वो सेकंड वाले स्टेज को भी कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में, यानी कि लगभग जो आप डेवलपमेंट पढ़ते हैं 2 से 12 वर्ष की अवस्था, जिसको बाल्यावस्था कहते हैं, और इसको हरलॉक साहब ने 2 भागों में डिवाइड किया है। तो 2 से 12 वर्ष की जो बाल्यावस्था होती है, सबसे ज्यादा बच्चे इसी अवस्था में खेलते हैं, यानी प्ले करते हैं। तो इसीलिए इसको प्ले एज थर्ड वाले को भी कहा जाता है और सेकंड वाले को भी कहा जाता है, यानी बच्चा खेलना तो इसमें प्रारंभ करते ही हैं। बट जो सेकंड स्टेज है उसको उन्होंने नाम दिया प्री गैंग एज, यानी प्री गैंग एज का मतलब होता है गैंग बनाने से पहले की अवस्था। और जाहिर सी बात है, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है तो वो घर के सदस्यों के साथ खेलता है, वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलता। और जब बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है तो वो अपने आसपास बाहर निकलता है और जो हम उम्र के बच्चे हैं उनके साथ ग्रुप में मिलकर खेलता है। तो इसीलिए उन्होंने नाम दिया है गैंग एज। तो आप ध्यान रखेंगे, आप अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार गैंग एज किस अवस्था के बच्चे में होते हैं, तो गैंग एज जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए कंजर्वेशन का गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कंजर्वेशन का मतलब आप ध्यान रखेंगे संरक्षण, यानी किसी भी चीज को सुरक्षित करना। तो जब बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है तो वो अपने सामान की सुरक्षा करना जान जाता है और बच्चा सुरक्षित रखना प्रारंभ कर देता है। जब बच्चा छोटा होता है तो अपने खिलौने को भी सही तरीके से संरक्षित नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आता है तो अपने खिलौने को संरक्षित करना यानी कि सेफ रखना शुरू कर देता है। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंजर्वेशन का गुण किस स्टेज के बच्चे प्रदर्शित करते हैं, तो आप सीधा सीधा आंसर बताएंगे थर्ड स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लिखा है इस समय बच्चे के विकास पर सबसे ज्यादा इफेक्ट टीचर का होता है। ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होते हैं, यानी कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होते हैं, उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इफेक्ट यानी उनके डेवलपमेंट पर किसका होता है, टीचर का होता है। अगर टीचर इस समय बच्चे पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो उनका डेवलपमेंट जितना ज्यादा हो सकता है वो टीचर कर सकता है, और अगर टीचर इस समय इस स्टेज में टीचर ध्यान नहीं देता है तो उस बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा जो बच्चे का विकास होता है उस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट टीचर का कब होता है, तो वो थर्ड स्टेज में जाकर होता है, क्योंकि इस समय बच्चा जो है सबसे ज्यादा टीचर को मानता है। जो बच्चे 7 से 11 वर्ष की अवस्था में यानी 8, 9, 10 साल का बच्चा होता है वो 1% के लिए अपने माँ बाप से लड़ाई कर लेता है या अपने माँ बाप के खिलाफ चला जाता है, लेकिन वो टीचर के खिलाफ नहीं जाता। तो वो ऐसा है क्योंकि वो उसके टीचर उसको जैसा पढ़ाते हैं वो अपने परिवार के सभी मेंबर्स के साथ उसको लेकर बहस करता है और ये कहता है कि हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, हमारे टीचर ने तो ऐसे बताया है, वो सही है, आप गलत है। इस तरीके की बातें जो स्टेज के बच्चे करते हैं वो तीसरी स्टेज के बच्चे करते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा डेवलपमेंट पर जो जोर होता है यानी टीचर का जो जोर होता है, इफेक्ट पड़ता है, वो थर्ड स्टेज के बच्चों में पड़ता है। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में आपसे क्या बताया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स ये है कि इंडक्टिव रीजनिंग मतलब आगमनात्मक तर्क का गुण, आगमनात्मक तर्क का गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब एग्जाम्पल टू रूल, इस स्टेज के जब बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स तो उनको यदि आप एग्जाम्पल देते हैं और उसके बाद उससे नियम बताते हैं यानी रूल के बारे में बताते हैं तो बच्चे उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब पहले आपको किसी भी टॉपिक को करवाने से पहले उसके उदाहरण देने पड़ेंगे, फिर आप उसके नियम बताएंगे तो बच्चा सोचना प्रारंभ कर देता है यानी इंडक्टिव रीजनिंग करना प्रारंभ कर देता है, आगमनात्मक तर्क करना प्रारंभ कर देता है। किस स्टेज के बच्चे, तो तीसरी स्टेज के बच्चे। अगर आप सीधा सीधा उनको रूल बताएंगे फिर आप उनके लिए उदाहरण लेकर आएंगे तो ये तीसरी अवस्था के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इस स्टेज के बच्चों में सिर्फ आगमनात्मक तर्क होता है, मतलब उदाहरण से नियम की ओर वो जा सकते हैं, इसीलिए पॉइंट बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, देखिए रिवर्सिबिलिटी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विलोम्यता। तो विलोम्यता का गुण प्रदर्शित करते हैं किस स्टेज के बच्चे, मैंने अभी आपको बताया था लास्ट स्टेज में कि जो सेकंड स्टेज के बच्चे हैं वो
अविलोम्यता या फिर इरिवर्सिबिलिटी का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो 2 × 10 20 तो समझ जाएगा, 3 × 10 30 समझ जाएगा, 4 × 10 समझ जाएगा, बट अगर मैं 10 × 2 कर दूंगा, सीक्वेंस को चेंज कर दूंगा तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। ये कौन सी अवस्था के बच्चों में पाया जाता है? तो दूसरी अवस्था के बच्चों में पाया जाता है। बट अगर आप देखेंगे तो रिवर्सिबिलिटी यानी विलोम्यता का गुण, यानी कि चाहे आप उल्टा पुल्टा जैसा भी मर्जी वैसा कर दीजिए, बच्चा हर तरीके से इस स्टेज में जब आता है तो समझना प्रारंभ कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि विलोम्यता का गुण प्रदर्शित करते हैं किस अवस्था के बच्चे? तो थर्ड स्टेज के बच्चे करते हैं। यानी कि अगर आप 2 × 10 बताएंगे तो भी समझ जाएगा, और 10 × 2 बताएंगे यानी सीक्वेंस चेंज कर देंगे तब भी बच्चा समझने में सक्षम हो जाता है। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, परफेक्ट इन क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण में निपुण होते हैं। यानी कि जब बच्चा तीसरी अवस्था में आता है तो वर्गीकरण करना यानी कि डिफरेंशिएट करना सीख जाता है, यानी क्लासिफिकेशन करना भी सीख जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं स्टूडेंट्स, और ये लास्ट पॉइंट है आपके इस स्टेज का, डिसेंट्रेशन का गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब आपने अभी पढ़ा है कि सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण का गुण प्रदर्शित करता है तो दूसरी अवस्था के बच्चे, बट डिसेंट्रेशन यानी विकेंद्रीकरण का गुण प्रदर्शित कौन से अवस्था के बच्चे करते हैं? तो वो करते हैं तीसरी अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे। तो यहाँ पर आपसे बोला जा सकता है कि विकेंद्रीकरण का गुण किस अवस्था के बच्चे प्रदर्शित करते हैं? तो आप बताएंगे तीसरी अवस्था के बच्चे। और डिसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? तो एक से अधिक तरीके से सोचना। जैसे कि आप जानते हैं केंद्रीकरण में बच्चा सिर्फ एक ही तरीके से सोच सकता है, और विकेंद्रीकरण में बच्चा अलग अलग तरीके से सोच सकता है। उसके अंदर अब जो है लॉजिक लगाने की क्षमता आ जाती है और वो चीज़ों को अलग अलग तरीके से भी सोच सकता है। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये सारे वो पॉइंट है जहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी टेट का एग्जाम दे रहे हो, ज़्यादातर जो है सी टेट के एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और यूपी टेट में भी बनने शुरू हो गए। यानी कि यहाँ से कोई भी प्रश्न आपके इस टॉपिक से रिलेटेड आए तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। इसी तरीके की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप गुरुजी स्पेशल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी बेनिफिशियल वीडियोस है वो आप गुरुजी स्पेशल क्लासेस के प्लेलिस्ट पर जाकर सारी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। सारी चीज़ों पर डिटेल में स्टडी कराया हुआ है मैंने, तो वो आप इजीली देख सकते हैं और आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। और आज हम लास्ट स्टेजेस के बारे में डिस्कशंस करेंगे, और देखते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेज है आपके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जो चौथी अवस्था है, जिसका नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये क्यों कहते हैं और इसके पीछे का नाम उन्होंने क्यों रखा है? तो स्टूडेंट्स इसका भी एक रीज़न है, चलिए देखते हैं क्या बताया उन्होंने। तो इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो 11 से 15 वर्ष तक के बच्चे होते हैं स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको जब इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात किया था कि ये थ्योरी देने वाले आपके जीन पियाजे साहब हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे ने जन्म से लेकर 15 वर्ष तक अपने बच्चों पर रिसर्च की, और उन्होंने अपने 3 बच्चों पर रिसर्च की, और उसके बाद उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया। और उन्होंने बताया कि जन्म से लेकर 15 वर्ष तक जो उन्होंने डिटेल में स्टडी की, उसमें फर्स्ट स्टेज होता है बर्थ टू 2 ईयर, उसके बाद दूसरा स्टेज होता है 2 से 7 वर्ष, उसके बाद तीसरा स्टेज होता है आपका 7 से 11 वर्ष, और जो लास्ट स्टेज होता है स्टूडेंट 11 से लेकर 15 वर्ष। तो देखिए जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चे होते हैं ये कौन से स्टेज में आते हैं? आपके 4th स्टेज में आते हैं, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक, तो इस स्टेज के जो भी बच्चे होते हैं, यानी कि जिन बच्चों की उम्र 11 से 15 के बीच में होते हैं, वो जीन पियाजे के अनुसार चौथी अवस्था में हैं। अब देखिए यहाँ पर जो उन्होंने नाम रखा फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं ऑपरेशन का मतलब होता है लॉजिक, ठीक है, यानी लॉजिक लगाना, और फॉर्मल का मतलब होता है वो चीजें या अमूर्त, यानी मूर्त आप जानते हैं कॉन्क्रीट, जो चीजें बच्चे के सामने आप रखेंगे उसके बारे में लॉजिक लगा सकता है, और जो चीज बच्चे के सामने नहीं होंगे उसके बारे में भी लॉजिक लगाना शुरू करता है। तो किस स्टेज के बच्चे शुरू करते हैं? वो चौथी अवस्था के बच्चे शुरू करते हैं। मतलब अमूर्त चीजें, यानी कि जो चीजें आपने कभी नहीं देखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे भूत को शायद स्टूडेंट्स आपने किसी ने भी नहीं देखा,
और भूत को अगर किसी ने देखा भी है तो वो गलतफहमी है, क्योंकि भूत तो होता ही नहीं है, भूत का मतलब ही होता है पास्ट। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जिस चीज को आपने देखा नहीं है उसके बारे में भी आप सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो वो किस स्टेज के बच्चे सोचना प्रारंभ करते हैं? वो फोर्थ स्टेज के बच्चे सोचना प्रारंभ करते हैं। या फिर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं कि जैसे ईमानदारी, तो क्या स्टूडेंट्स आप ईमानदारी को देख सकते हैं या सुन सकते हैं? मतलब क्या आपने कभी ईमानदारी को देखा है? नहीं, आपने सिर्फ इसको फील किया है। तो आप समझ सकते हैं कि आप ईमानदारी शब्द को सिर्फ फील कर सकते हैं, यानी कि आप अपने माइंड में एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं उसके बारे में। जिस शब्द को आपने देखा ना हो, आप उसके बारे में भी यदि सोचना प्रारंभ करते हैं तो इसका मतलब आप फोर्थ स्टेज में है जीन पियाजे के अनुसार। और जो चीजें आपके सामने उपस्थित है आप सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच सकते हैं, तो वो थर्ड स्टेज होता है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं वो। और जिस चीज के बारे में आप सोचना प्रारंभ नहीं करते, सिर्फ आप देखते हैं, उसे उन्होंने नाम दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और जिस स्टेज में आप सिर्फ सेंसेस के माध्यम से सीखते हैं उसको उन्होंने नाम दिया सेंसरी मोटर स्टेज। तो आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे कि उन्होंने जो नाम रखा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसका मतलब जो बच्चा लॉजिक लगाता है वो कैसी चीजों के बारे में लगाता है? जो एब्स्ट्रैक्ट हो, यानी जिसको किसी ने देखा ना हो उसके बारे में भी बच्चा क्या करता है? लॉजिक लगाना सीख जाता है जब बच्चे इस स्टेज में होते हैं। आई होप आप बातों को समझ रहे होंगे। तो सेकंड पॉइंट इसीलिए आपको बताया गया कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। यानी किस स्टेज के बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं? तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए फॉर्मिंग गैंग्स। यानी फॉर्मिंग गैंग्स का मतलब होता है गैंग्स बनाना शुरू कर देता है, यानी कि गैंग्स का सक्रिय सदस्य बनता है। यानी इंटरेस्ट, हॉबी, प्रोफेशन के अनुसार अपना गैंग चुनते हैं और उसके सदस्य बन जाते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी रुचि के अनुसार, अपनी हॉबी के अनुसार या अपने प्रोफेशन के अनुसार वो क्या करते हैं? गैंग बनाना प्रारंभ करते हैं। तो यदि ऐसा करते हैं बच्चे तो वो किस लिए करते हैं? वो किस स्टेज के बच्चे होते हैं? तो वो बच्चे होते हैं फोर्थ स्टेज, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे। यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार गैंग बनाते हैं, वो अपनी हॉबी के अनुसार गैंग बनाते हैं, अपने प्रोफेशन के अनुसार भी गैंग बनाते हैं इस स्टेज के बच्चे। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए स्टूडेंट्स इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग करना शुरू कर देता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इंडक्टिव का मतलब होता है आगमनात्मक और डिडक्टिव का मतलब होता है निगमनात्मक। तो बच्चा क्या करता है इस स्टेज में जब होता है, यानी फोर्थ स्टेज में, तो वो एग्जाम्पल से रूल भी समझ जाता है, और जब बच्चा रूल से एग्जाम्पल भी समझ जाता है, यानी किसी भी तरीके से आप बच्चे को समझा लीजिए वो हर तरीके से यहाँ पर समझ सकता है। इसीलिए यहाँ पर बताया जाता है कि आगमनात्मक एवं निगमनात्मक तर्क करना शुरू कर देता है जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था के बच्चे? तो वो आप बताएंगे फोर्थ स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे। आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों ही तरीके से बच्चे इस स्टेज में सोचना समझना प्रारंभ कर देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पॉइंट हम देखते हैं रेसिप्रोसिटी, यानी अदला बदली या परस्पर लेन देन करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि परस्पर लेन देन करना भी इस स्टेज के बच्चे शुरू कर देते हैं। यानी कि जो रेसिप्रोसिटी का गुण है वो किस स्टेज के बच्चे प्रदर्शित करते हैं? तो अदला बदली की अवस्था जिसको हम कहते हैं, या फिर परस्पर लेन देन की अवस्था हम कहते हैं। तो इस स्टेज के बच्चे जो होते हैं वो रेसिप्रोसिटी का गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये है कि अगर आप किसी को हेल्प करते हैं तो बदले में वो भी आपके लिए हेल्प करने की कोशिश करता है, या हेल्प करने के विचार उसके मन में आता है, या फिर वो चाहता है कि आप जो है हमें जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना चाहिए। तो इस तरीके की जो सोच समझ है वो किस स्टेज के बच्चे करना प्रारंभ करते हैं? तो जब बच्चे 11 से लेकर 15 वर्ष की अवस्था में होते हैं। यानी 11 से लेकर 15 वर्ष की अवस्था के बच्चे क्या करते हैं? परस्पर कैसे बातचीत करनी है, लेन देन करना है, या कोई किसी के लिए कोई हेल्प करता है तो उसके लिए हमें भी करना चाहिए। तो इस गुण को हम कहते हैं रेसिप्रोसिटी। तो रेसिप्रोसिटी का गुण किस स्टेज के बच्चे प्रदर्शित करते हैं? तो फोर्थ स्टेज के बच्चे प्रदर्शित करते हैं, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गए होंगे कि जो जीन पियाजे साहब है उन्होंने किस तरीके की बातें की है
4th स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो आपने जाना कि जीन पियाजे ने जो थ्योरी डेवलप की है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसको उन्होंने कितने चरणों में डिवाइड किया और कौन कौन से चरण में किस किस तरीके के बच्चे होते हैं। और आपको पता है कि जो बच्चे जो इन्होंने जो इस थ्योरी में डिस्कशन किए हैं वो जन्म से लेकर 15 वर्ष तक किए हैं। अब जन्म से लेकर 15 वर्ष तक जो उन्होंने स्टडी की है उसके आधार पर उन्होंने इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किए हैं। तो उन चारों स्टेज को आप ध्यान रखेंगे और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से पेपर में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने सिर्फ आपको उन्हीं पॉइंटों के बारे में बताया है कि किस तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ ले सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।